Okay, so are broken down into harmless and reusable substances by bacteria. ओके, तो ये लोग क्या करते हैं, जो लाइक कोई मॉलिक्यूल है या फिर कोई कुछ भी, लाइक इट्स बिग ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या करेंगे ये लोग, पहले इसको ब्रेक डाउन करेंगे इनटू पीसेस। इट विल बिकम इजी फॉर देम टू डिकम्पोज। ठीक है, या फिर जो भी है इसको, तो ये साफ सफाई का काम भी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारी जितनी भी रिमेन्स वगैरह हैं, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो डिकम्पोज नहीं होगा, और डिकम्पोज नहीं होगा, मिट्टी में भी नहीं मिलेगा, तो क्या होगा कि काफ़ी गंदगी जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो भगवान ने कितना अच्छा किया, साफ सफाई करने के लिए उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बना दिए। ओके, तो ये हार्मलेस हो जाते हैं, और ये यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। फिर ये बैक्टीरिया इस पे एक्ट अपॉन करते हैं, फिर ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, फिर बैक्टीरिया इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। बैक्टीरिया को हम लोग मेडिसिन की प्रिपरेशन में भी यूज़ करते हैं। और एग्रीकल्चर में क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। वो दो तीन होते हैं, एक तो नाइट्रोजोमोनाज होता है, एक नाइट्रोबैक्टर होता है। तो ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन की फिक्सिंग को बढ़ाते हैं, और इससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग से सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ती है, बिकॉज हमारी क्रॉप को क्या चाहिए होती है, तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, एन पी के, है ना। पोटेशियम चाहिए होता है इन्हें, फास्फोरस चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है। मेन मेन ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं हमारी सॉइल के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जो हम इसलिए वो डालते हैं, क्या फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं। तो फर्टिलाइजर जो होते हैं उससे क्या होती है कि ये तीनों चीज़ें बढ़ जाती हैं हमारी सॉइल में, तो हमारी जो क्रॉप है वो काफ़ी अच्छी होती है। और जो ये जो बैक्टीरिया वगैरह है, ये नाइट्रोजन पहले अब तो सॉइल में इसकी इनकी स्कैरसिटी हो गई, इसलिए उसको एक्सेस में यूज़ किया जाता है। अदरवाइज पहले क्या होता है कि जो हमारी एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है ना, उसको ये बैक्टीरिया वगैरह फिक्स करते थे। उसको पहले सॉइल में लेके आएंगे, और सॉइल के बाद फिर इसको फिक्स करेंगे सॉइल के अंदर, फिर इसकी जो प्लांट की रूट्स होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो काफ़ी बैक्टीरियल प्रोसेस होती है। ठीक, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब ये कैसे बनता है कर्ड और ब्रेड, तो कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो ये लैक्टोबैसिलस था वो, ठीक है, लैक्टोबैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। तो ये क्या करता है, ये कर्ड की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। ये क्या करता है, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क। मिल्क में ये पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लो अगर एक बैक्टीरिया भी आ गया ना, तो ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा पहले तो, क्योंकि एक चना क्या है, घड़ा नहीं फोड़ सकता, भाड़ नहीं फोड़ सकता, ऐसा कुछ है मुहावरा। तो ऐसे जब तक ये एक रहेगा तो ये कुछ नहीं कर सकता ना, तो ये क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करेगा उसकी मिल्क के अंदर, और फिर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा कर्ड में। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़। चीज़ बनाने में भी बैक्टीरिया की हेल्प ली जाती है, पिकल्स बनाने के लिए भी, एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। तो ये क्या हमारे खाने में भी यूज़ होते हैं। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा इडली एंड भटूराज इज कर्ड। और ये भी देखा क्या कि जो हमारी रावा जो सूजी होती है, और जो इडली होती है और भटूरा, उसमें हम लोग दही मिलाते हैं। वाई, फॉर दिस लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, उसको सॉफ्ट वगैरह कर देता होगा, कुछ खट्टापन भी लेके आता है। क्यों मिलाते हैं इसको, फॉर टेस्ट। और वैसे देखा जाए तो हाँ, फॉर टेस्ट ओनली। एक्टिविटी 3, ये आप लोग खुद से कर लेना। ओके, डू इट बाय योर ओन। डफ राइस, अच्छा ये डो राइस, अच्छा ठीक है, ओके। तो ये जो मैदा में अगर हम लोग ये मिला देते हैं ना, क्या बोलते हैं, यीस्ट वगैरह मिला देते हैं इसमें, इन्होंने आई डोंट नो व्हाट इन्होंने क्या मिलाया है, हाँ यीस्ट ही मिलाया, ओके। तो ये यीस्ट करते क्या होता है, ये यीस्ट मिलाने से व्हाट हैपेंड यार, ओके, यीस्ट पाउडर मिलाने से क्या होता है,
मैदा में अगर जैसे मैदा का हमने डो बनाया और उसमें हमने वो यीस्ट भी मिला दिया, मिक्स कर दिया, तो ये ऐसे फूलने लगता है। वाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। इस पे बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और वो क्या रिलीज करते हैं, CO2। और CO2 रिलीज होने से क्या होता है, जब CO2 काफी अमाउंट में रिलीज होती है ना, तो ये फ्लफी हो जाता है, ये पोरस भी हो जाता है काफी, क्योंकि CO2 निकलेगी कहाँ से, तो ये फ्लफी हो जाएगा। तो फिर इससे जो भी हम बना लेते हैं तो वो चीज़ सॉफ्ट बनती है। यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस CO2। ओके, देखो जो मैंने बता रही थी ये दिस थिंग, तो ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये भी अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं, अपने नंबर इंक्रीज करते हैं यीस्ट। और उसके बाद फिर क्या है कि ये CO2 रिलीज करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो जब ये काफ़ी नंबर में हो जाएंगे, सब रेस्पायर करेंगे, CO2 रिलीज करेंगे, तो जो बबल्स होते हैं CO2 की वो रिलीज होंगे। ये क्या करते हैं, डो को फिल कर देते हैं, इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। और जो ब्रेड में, पेस्ट्री में फ्लफीनेस वगैरह आती है ना, तो वो किससे आती है, इसी से, यीस्ट से। और ये काम वो भी करता है कौन, एग भी डालते हैं ना, वो यीस्ट का ऑल्टरनेट होता है एग। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब हम इसको इंडस्ट्री वगैरह में कहाँ से यूज कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल में और वाइन में, एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, विनेगर। व्हाट इज इट्स फॉर्मूला, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH, या इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, CH3 COOH। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड विच इज ऑल्सो नोन एज विनेगर। इसका एक नाम और है, क्या है वो, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं इसको। वाई एसिड, अब इसको एसिड क्यों बोलेंगे, देखो एसिटिक एसिड लगाना है, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये H+ आयन रिलीज करता है। जब CH3COH को हम लोग वो करेंगे ना, तो ये क्या है ना, दो में ब्रेक डाउन, दो में हो जाएगा ये आयंस में, जब ब्रेक डाउन होगा ना, तो ये CH3CO- बनाएगा और एक H+, तो ये H को रिलीज करता है, ये OH मत समझ लेना, ठीक है। CH3CO- एक साइड और H+ अलग, तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। यीस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन में बैक्टीरियल का यूज होता है, यीस्ट का यूज होता है। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स। तो इसमें फिर क्या होता है कि यीस्ट को कहाँ पर हम लोग ग्रो कराते हैं, हमें यीस्ट चाहिए ना इंडस्ट्रियल यूज के लिए, यीस्ट कहाँ से लेके आएंगे इतने सारे अमाउंट में, तो उनको नेचुरल शुगर्स जो ग्रेन में प्रेजेंट होती है ना, ग्रेन मीन्स क्या होता है, अनाज, जैसे बार्ले हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, क्रश्ड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा, इनके ऊपर यीस्ट को उगाया जाता है। अगेन वन एक्टिविटी और दी रखी, ये आप लोग डू इट बाय योर ओन, ओके। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर, ओके फाइन, पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या लेना है, बीकर लेना है, 500 ml बीकर, फिल्ड अप टू, फिर उसमें पानी डालना है 3/4, 2-3 स्पून शुगर डालना है, एड ½ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर डालना है उसमें, शुगर सोल्यूशन में, फिर उसको कवर करके रख देना है वार्म प्लेस पे 4 से 5 घंटे तक। अब इस सॉल्यूशन को स्मेल करना है, गंदी सी स्मेल आएगी आई थिंक। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल, ये अल्कोहल की स्मेल होती है। एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यीस्ट ने शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया और वो अल्कोहल की स्मेल आ रही थी, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन में पूछी जा सकती है, व्हाट इज फर्मेंटेशन। और यहाँ पर एक और चीज इसमें ऐड कर लेना, कहाँ से, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, ठीक है, इज नोन एज फर्मेंटेशन। बस
यीस्ट की जगह हम लोग और कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो वो गलत नहीं माना जाएगा, यहाँ पे उन्होंने यीस्ट से कन्वर्ट कराया है, ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन 1857। लुइस पास्चर ने ये डिस्कवरी करी थी 1857 में, जब क्रांति चल रही थी ना इंडिया में, तो अपनी फर्मेंटेशन की ये अपने रिसर्च में लगे हुए थे, इन्हें दुनिया से मतलब ही नहीं था। मुझे नहीं पता फॉरेन में क्या चल रहा था, बट 1857 में तो बड़ी ही झांसी की लड़ाई चल रही थी। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो मेडिसिनल यूज में हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, पेनिसिलिन, वो मैंने बताया था ना, एंटी बैक्टीरियल होती है, तो लोग खाते भी हैं कुछ, अगर बैक्टीरियल फीवर हो गया या कुछ ऐसे करके। वेन एवर यू फॉल इन द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, हाँ, जब भी हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर क्या दे देता है, हमें एंटीबायोटिक टैबलेट दे देता है, या उसे कैप्सूल्स दे देगा या फिर इंजेक्शन, जैसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा देगा वो। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये सारी दवाइयाँ कहाँ से आती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. तो अब ये जो मेडिसिन होती है ना, ये क्या करती हैं, या तो मार देती हैं या फिर स्टॉप कर देती हैं उनकी ग्रोथ को, किसको, जो डिसीज कॉजिंग और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यहाँ पर देख रहे हो भाई भाई में लड़ाई चल रही, मतलब कि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनको मारने के लिए भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ही हेल्प ले रहे हैं। दैट्स वाई कॉल्ड की भाई भाई में लड़ाई चल रही ना, एक मारने वाला एक बचाने वाला। तो सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंटीबायोटिक्स, अब से कोई पूछ लेगा ना व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, तो उसको ये डेफिनेशन सुना देना, ठीक है। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria। अभी क्या अभी हम लोग में बैक्टीरिया की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं बैक्टीरिया एंड फंगाई की हेल्प से। स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, ये एग्जाम्पल हैं तीनों के। कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स, ये सबसे कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स हैं। ये किससे बनी होती है, फंगाई एंड बैक्टीरिया से। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये कहाँ से मैन्युफैक्चर होती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग ग्रो कर लेते हैं और उसके बाद फिर और उसको फिर यूज करते हैं वैरायटी ऑफ डिसीजेस को क्योर करने में, ठीक। इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन का डिस्कवरी की थी। अच्छा, डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है, तो क्वेश्चन फॉर यू मैं बताऊंगी, ठीक है, अभी थोड़ा आप लोग सोच लो तब तक। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ये क्या है, एक डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया पे ये वर्क कर रहे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कब, 1929 में। Suddenly he found the spores of a little green mold in one of his cultural plates। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने अपनी कल्चर प्लेट्स, क्या होती हैं कल्चर प्लेट्स, वो होती हैं जिसपे हम लोग कल्चर कराते हैं। कल्चर क्या होता है, कल्चर मीन्स होता है, जैसे मान लो ये हमारी संस्कृति वाला कल्चर नहीं है, ये उसको मत समझना, हमारा परंपरा और कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन वो नहीं है ये कल्चर। यहाँ पर वो होता है, जैसे मान लो हमने इस पे किसी की ग्रोथ कराई, ग्रोथ मीन्स हमने क्या लिया, कोई प्लांट ले लिया या कुछ भी ले लिया यहाँ पे, या बैक्टीरिया ले लिया, अब हमें इसकी नंबर बढ़ाना है, तो उसको हमने क्या किया, इसमें उसको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड किया जो भी इसको चाहिए था, है ना, और फिर हमने इसको रख दिया कि ये मल्टीप्लाई करे, मल्टीप्लाई करके इसका नंबर बढ़े, तो दैट इज नोन एज कल्चर। प्लेट्स मीन्स जिसपे, जिन प्लेटों पे इन्होंने रखा होगा ना इस बैक्टीरिया को, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया को, तो उन्होंने क्या फाउंड किया कि इन्हें स्पोर्स मिले। स्पोर्स कुछ इस टाइप के होते हैं स्पोर्स। स्पोर्स एक्चुअली उसमें आता है किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, बिकॉज इनके बीच में कोई मेल फीमेल वाला वो तो है नहीं कि जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो, यहाँ पे एसेक्सुअल चलता है ना, इसमें कोई जेंडर बेसिस नहीं होता है, है ना, मेल फीमेल। तो इसमें क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे बडिंग हो गया, हाइड्रा होता है ना, एक हाइड्रा, तो हाइड्रा में क्या होती है, बडिंग चलती है। बडिंग क्या होती है, जैसे ये है, इसको अगर मल्टीप्लाई करना हो
तो कैसे करेगा, बट बड निकली है किसकी साइड से, बड़ी होती गई, फिर और बड़ी हुई, फिर ये सेपरेट हो जाती है, इससे सेपरेट होकर क्या है जमीन पे गिरेगी, जमीन पे गिरेगी तो क्या होगा फिर ये ग्रो अप कर जाएगी, ग्रो अप करेगी तो फिर से हाइड्रा बना लेगी, ठीक है। तो ऐसे करके तो ये बडिंग हो गई, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं ऐसे। तो उन्होंने तो वैसे ही स्पोर्स भी एक टाइप है, लोग स्पोर वगैरह फॉर्म करते हैं, फिर स्पोर वो फिर ये जमीन में जाते हैं, फिर उधर से इनकी ग्रोथ होती है, फिर जिसकी भी स्पोर्स होंगे वो उसमें ग्रो अप हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने स्पोर्स देखे किसके, लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स में, उन्हें लिटिल ग्रीन मोल्ड था, मोल्ड नहीं फंगई, तो उसके कुछ स्पोर्स देखे इन्हें। यू ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब हुआ ये कि इसमें बैक्टीरिया थे, उन्हें डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया थे ये। अब उन्हें इसी प्लेट पे कुछ स्पोर्स नजर आ गए कुछ कुछ, और उन्होंने फिर क्या नोटिस किया कि ये स्पोर्स आ गए हैं, अब ये तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ना ये ग्रो कर रहा है, ये डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया था एक्चुअली, बट इन स्पोर्स की प्रेजेंस से ये किस कलर के थे, ग्रीन कलर के थे। तो इसकी प्रेजेंस में इनकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो गई डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया की। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। अब ये जो स्पोर्स हैं इन्होंने कई बैक्टीरिया को मार भी दिया। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। और फिर ये जो मोल्ड थी ना, इस मोल्ड से पेनिसिलिन की डिस्कवरी हो गई, और इनने उसका नाम क्या दिया, पेनिसिलिन। ओके नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स। ओके, यहाँ पर मैं एक चीज बताने वाली थी, डिस्कवरी और इन्वेंशन में डिफरेंस क्या है। तो डिस्कवरी और इन्वेंशन में डिफरेंस ये है कि डिस्कवरी मीन्स क्या होता है, हम कुछ चीज़ है जो प्रेजेंट हो पहले से हमारे इन्वायरमेंट में या हमारी अर्थ पे कहीं भी, हमें पता नहीं है उसके बारे में, है ना। तो डिस्कवर मीन्स होता है कोई चीज़ पता करना जो पहले से प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज डिस्कवरी। एंड इन्वेंशन, इन्वेंशन इज समथिंग जो प्रेजेंट नहीं थी बट हमने उसको बनाया, रोबोट, दैट दो तो रोबोट आर इन्वेंटेड, है ना। और मान लो जो हमारे केमिस्ट्री में जो हम लोग एलिमेंट्स पढ़ते हैं, तो गोल्ड हो गया, तो गोल्ड कभी इन्वेंट नहीं हुआ होगा, गोल्ड क्या हुआ होगा, डिस्कवर हुआ होगा, क्योंकि ये हमें जब माइनिंग वगैरह करते हैं, गोल्ड की माइंस होती है ना, तो ये हमें ज़मीन से मिलता है गोल्ड, तो इट इज़ नॉट इन्वेंटेड, इट इज़ डिस्कवर्ड। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया दोनों में, डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। और भी काफ़ी इन्वेंशन होते हैं, थर्मोमीटर की इन्वेंशन करना, इसकी इन्वेंशन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ये सब इन्वेंट ही तो होते हैं, है ना। और डिस्कवर क्या होते हैं, जैसे एलिमेंट्स वगैरह की डिस्कवरी हुई थी, हुई है। ओके नेक्स्ट इज, ओके, antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals। यहाँ पर चेक करने वाला चेक नहीं है ये वाला चेक नहीं है, ये इस चेक का मतलब क्या होता है, चेक का मतलब होता है ये, ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ चेक हियर, टू स्टॉप। तो एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद, तो फीड मीन्स क्या होता है, जो लाइव स्टॉक होते हैं ना, जो हमारे कैटल वगैरह हो गए, जो भी हमारे डोमेस्टिक ये पोल्ट्री में जो हमारी बर्ड्स वगैरह हैं, है ना, काऊ फैलोज गोट्स जो भी हैं, तो लाइव स्टॉक जो हमारा है, उनके खाने में ना एंटीबायोटिक्स को मिला के दे देते हैं ये लोग, फॉर व्हाट, टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। अगर उन्हें कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें ये एंटीबायोटिक्स मिला के दे देते हैं टू स्टॉप द माइक्रोबियल इन्फेक्शन, ताकि वो इन्फेक्शन रुक जाए। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज। अब ये प्लांट डिसीज को कंट्रोल में भी हेल्पफुल होते हैं, कौन, एंटीबायोटिक्स। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। अब ये नहीं कि अपने आगे ही लिए जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स, जब तक कोई डॉक्टर रिकमेंड ना कर दे, और कोई भी नहीं, एक क्वालिफाइड डॉक्टर, ये जो झोला छाप होते हैं उनकी बात नहीं चल रही है यहाँ पे,
कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर जब तक एडवाइस ना ले तब तक एंटीबायोटिक्स ना ले। ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। और डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन नहीं बताएगा, वो कुछ कोर्स भी प्रिस्क्राइब करेगा, है ना, उसको भी फिनिश करना है। इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। तो इसमें क्या होगा कि एंटीबायोटिक्स अगर हम लोग गलत टाइम पे ले लेते हैं या उसकी गलत डोज ले ली, डोज लेनी थी मान लो थोड़ी सी, हमने थोड़ी ज़्यादा ले ली, या ज़्यादा लेनी थी हमने कम ले ली, या फिर अब ज़रूरत ही नहीं है तभी हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो उसमें क्या होगा कि या तो वो इफेक्टिव कम होगा, वो इफेक्टिव नहीं दिखाएगा अपना। व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर, हाँ, तो जब आपको फ्यूचर में जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना और आप इसको खाओगे तो इफेक्ट ही नहीं दिखाएगा, फिर भले ही आप राइट टाइम पे खा रहे हो, राइट डोजेस ले रहे हो, then also it will be less effective. Why? Because it got resistant by our body. हमारी बॉडी वो होती है कि जब जैसे मान लो अगर आप इसका एग्जांपल लेके समझाती हूँ मैं, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अगर मान लो कहीं कूड़ा का ढेर है ना, उधर पर कोई कॉलोनी वगैरह है, ठीक है, या कॉलोनी नहीं भी है, कोई नया नया पर्सन आया, उसको वहां पर कोई रूम मिल गया, वो रहने लगा। अब क्या होगा कि उसको पहले दिन बहुत स्मेल आई, दूसरे दिन बहुत स्मेल आई, बट उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था उसको छोड़ के जाने का। तो फिर क्या होगा कि वो यहाँ पर रहेगा, 1 2 3 महीने रहा ये, उसके बाद फिर उसको ये स्मेल ना उतनी हर्ट नहीं करेगी जितना उसको पहले करती थी, उतनी डिस्टर्ब भी नहीं करेगी। वाई? बिकॉज अब वो रेजिस्टेंट हो गया है उसको, अब वो उस चीज का आदी हो गया, लाइक ऐसे, है ना। तो अब उसको फर्क नहीं पड़ता इसकी स्मेल से। बट अगर इसका कोई फ्रेंड कोई दूर से आएगा ना तो उसको बहुत फर्क पड़ेगा इस यहाँ की स्मेल से। तो दिस इज व्हाट कि ये तो रेजिस्टेंट हो गया, अब इसको फर्क नहीं पड़ रहा, तो दिस इज नोन एज रेजिस्टेंट। जब आप किसी चीज को बार बार वो इनटेक करते हो ना तो हमारी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है। तो यही इन्होंने यहाँ पर बोला है कि अगर एंटीबायोटिक जब आपको जरूरत नहीं है फिर भी आप ले रहे हो या फिर रॉन्ग डोजेस में ले रहे हो, तो जब फ्यूचर में आपको सच में बैक्टीरियल फीवर हो जाएगा या कुछ भी बैक्टीरियल डिसीज हो जाएगी फिर आप एंटीबायोटिक लोगे ना तो वो इफेक्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी इस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो गई है, इनफेक्टिव हो जाएगी एंटीबायोटिक। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली में किल दी बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन दी बॉडी। और अगर अननेसेसरली विदाउट नीडेड कोई ज़रूरत नहीं है फिर भी हम लोग एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारे अंदर जो यूजफुल बैक्टीरिया होंगे ना वो भी मर जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर तो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है ही नहीं, तो अभी ज़रूरत ही नहीं थी। फिर वो क्या होगी, एंटीबायोटिक हमारे यूजफुल बैक्टीरिया को फिर हार्म करेगी, उनको किल कर देगी। एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। और यहाँ पर इन्होंने ये प्रिकॉशन दे रखा है कि जब भी आपको कोल्ड हो फ्लू हो तो एंटीबायोटिक नहीं खा लेना है, बिकॉज ये वायरस कॉजिंग होती है, वायरल डिसीजेज हैं, ये डिसीजेज नहीं बोलेंगे, वायरल हैं। कोल्ड वायरस से होता है, फ्लू वायरस से होता है। ओके, वाई आर चिल्ड्रंस इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। अब इनको वैक्सीनेशन क्यों कराते हैं, ताकि इन्हें फ्यूचर में आ, वो ना हो, वो डिसीजेस ना हो जाए इनको। क्योंकि जैसे मान लो वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाती है जनरली, है ना, तो हमारी बॉडी में इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब इंजेक्ट पता वो क्या करते हैं, वैक्सीन एक्चुअली वो होती है, इसमें ना या तो कोई यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसमें, माइक्रोज वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। जैसे मान लो कि अगर पोलियो है, पोलियो की वैक्सीन का एग्जांपल ले लेते हैं। पोलियो तो ओरल ड्रॉप के फॉर्म में दी जाती है, वो इंजेक्शन के फॉर्म में नहीं दी जाती है, बट ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम लोग ओरल के फॉर्म में लेते हैं। मान लो हमने जो उसकी जो 2 बूंद जिंदगी की जो बोलते हैं ना, वो जिंदगी की क्यों होती है। अब आप बोलोगे कि वो जिंदगी की नहीं होती है, आपको पता है उसमें पोलियो के वायरस ही दिए जाते हैं उसमें। हाउ? अच्छा, पोलियो की वैक्सीन को एक वैक्सीन और बोलते हैं, उसका नाम पता है क्या है, ये है SA, इट इज A एक्चुअली, ए बन नहीं रहा, ए, जस्ट वेट ना, आई एम
ओके, तो इट इज ए एंड एल के एंड दिस इज एपिस्ट्रॉफी एस, शार्क्स वैक्सीन। वाई? बिकॉज इट इज डिस्कवर्ड बाय शार्क्स, ठीक है, उनका नाम ये था साइंटिस्ट का, इसलिए इसको शार्क्स वैक्सीन भी बोलते हैं, पोलियो की वैक्सीन। तो जो पोलियो की जो वो, हाँ पोलियो, तो पोलियो में क्या होता है, कुछ माइक्रोब्स दे देते हैं वो, जो कि वीकन होते हैं। जब वो वीक के फॉर्म में दिए जाएंगे तो क्या है, हमारी बॉडी को अफेक्ट उतना नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीक है। या तो वीक दिए जाते हैं या फिर किल्ड ही दिए जाते हैं। तो किल्ड उस फॉर्म में दिए जाएंगे, अगर वो छोटे से अमाउंट में भी काफ़ी हार्मफुल होगा ना, तो उसको किल्ड में देंगे। और अगर वो अगर छोटे से अमाउंट में वो हार्मफुल नहीं है, वो कोई भी बैक्टीरिया हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो उसको छोटे से या थोड़े से अमाउंट में, से 2 बूंद हो गई, तो इतने अमाउंट में उसको वीक कर देंगे पहले। और जैसे पोलियो होती ना, तो उसमें हम लोग फिर फिल कर देते हैं, ठीक है, जो ड्रॉप्स वगैरह होते हैं उसमें हम लोगों ने डाल दिए। फिर क्या करेंगे, फिर वो आएंगे हमारे हेल्थ वर्कर्स, फिर वो बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिला देंगे। अब ये जो माइक्रोब है एक्चुअली में, ये कोई मेडिसिन नहीं है, क्योंकि बच्चे के अंदर तो कोई वो है ही नहीं, छोटे से बच्चे के अंदर कहाँ ही कुछ वायरस होता है अभी, पोलियो वायरस। तो उस टाइम प्रेजेंट नहीं था वायरस, तो क्या हुआ कि ये दिला दी। अब ये वायरस उसके अंदर गया, बच्चे के अंदर बॉडी में, तो बॉडी ने पहचाना कि ये फॉरेन पार्टिकल कहाँ से आया है। अब ये वीकन था तो हमारी बॉडी ने क्या की, एंटीबॉडीज बनाई। अब एंटीबॉडीज बनाई तो उन्होंने एंटीबॉडीज बन गई और ये इसको किल कर दिया, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अब एंटीबॉडीज क्या है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहेंगी, ये डेड नहीं होंगी, हमारी बॉडी में घूमती रहेंगी। ये क्यों घूमती रहेंगी, क्योंकि पहले ये नहीं थी, अब है, अब हमारी बॉडी ने बनाई है क्योंकि। तो अभी ये घूमती रहेंगी। फिर क्या होगा कि जब बच्चा बड़ा होगा, टीनेजर होगा, और फिर अगर पोलियो का वायरस सच में आ जाता है, जो ओरिजिनल वाला है, ये किसी ने दिया नहीं है ना कोई भेज रहा है, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा, तो ये आ गया, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि एंटीबॉडीज तो पहले से प्रेजेंट है, तो ये इसको किल कर देंगी। और पहले क्या हो, तो अब इस बच्चे को पोलियो नहीं होगा और वो हेल्दी रहेगा। और पहले क्या होता था, जब ये पोलियो की वैक्सीन नहीं बनाई गई थी, पोलियो, तो उस टाइम क्या होता था कि जो उसके अंदर एंटीबॉडीज बनी नहीं होती थी उस टाइम, है ना। तो बच्चा लाइक वो तो जैसे न्यू होता वैसे ही बच्चा रहेगा, उसके पास एंटीबॉडीज है नहीं, और ओरिजिनल अपने पूरे फुल फॉर्म में पोलियो का वो आएगा वायरस, और देखेगा यहाँ पे कि एंटीबॉडीज तो है ही नहीं, मुझे मारने वाला कोई है नहीं, तो ये पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर देगा। फिर पोलियो में क्या होता है, हमारी पैरालिसिस वगैरह हो जाता है, हमारी बॉडी के पार्ट्स मूव करना बंद कर देते हैं, स्पेशली लेग्स। तो ये है व्हेन डिसीज कैरिंग माइक्रोब। तो वैक्सीन का वो समझ में आ गया ना कि हम बच्चों में क्यों देते हैं, क्योंकि बड़ों में देंगे ना तब तक तो वो एंटर कर चुका होगा, वो काफ़ी लेट हो गया रहेगा, इसलिए बच्चों को देते हैं कि एंटीबॉडीज पहले से बनी रहे। व्हेन डिसीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, तो देखो डिसीज कैरिंग, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब एंटर करते हैं बॉडी के अंदर, तो बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है टू फाइट द इन्वेडर। इन्वेडर क्या होता है, जिसने अटैक किया है ना, तो उसको उससे फाइट करती है। तो ये हमारी जनरल की बात हो रही कि कोई भी डिसीज कैरिंग माइक्रोब आएगा तो हमारी बॉडी इसको एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो बॉडी है ना वो रिमेंबर करती है कि हाउ टू फाइट द माइक्रोब, कि वो कैसे फाइट करेगी बॉडी अगर यही माइक्रोब फिर से आया तो। सो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड, यही यहाँ पे से रिमेंबर कर लिया था ना ये एंटीबॉडीज ने, ये माइक्रो वायरस आया था, है ना, तो उस पर फिर से अटैक कर देंगे। तो क्या होता है कि अगर हम लोग डेड हो या फिर वीकेंड माइक्रोब भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं ना बॉडी के अंदर, हेल्दी बॉडी के अंदर, तो बॉडी फाइट करती है उनसे, वीकेंड वाले से, या फिर जो किल्ड एंड किल्स दैम, और उनको मार देती है बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके और फिर मार देगी उनको, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को। एंटीबॉडीज रिमेन इन दी बॉडी, जो एंटीबॉडीज हैं वो क्या है, बॉडी में ही रहेंगी, वो कहीं नहीं जाती हैं बाहर।
एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग, और हम लोग क्या है, प्रोटेक्ट हो जाएंगे किससे, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब से। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क, ऐसे वैक्सीन काम करती है। सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग कोलेरा, विब्रियो कोलेरे, ये भी क्या है, बैक्टीरियल है। ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्ली, ये बैक्टीरियल हो गई। स्मॉल पॉक्स, ये वायरस है, रूबेला वायरस होता है, रिबियोला वायरस, 3 टाइप के वायरस होते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, एक 3 टाइप के होते हैं पॉक्स। एंड हेपेटाइटिस कैन बी, हेपेटाइटिस भी शायद वायरस होता है, आई डोंट नो, बट ये वायरस होता है चिकन पॉक्स, कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो इन सबको वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है। और एडवर्ड जेनर जो थे, इन्होंने वैक्सीन बनाई थी फॉर स्मॉल पॉक्स के लिए, कब, 1798 में। इस टाइम तो हमारे परदादा के दादा पता नहीं कौन चल रहे होंगे, 1798 में। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस, हमारे चाइल्डहुड में हमें भी इंजेक्शन दिए जाते थे, दिए गए हैं। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीजेस, कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिसीजेज, अब किस किस डिसीज के लिए दिए गए हैं उनकी लिस्ट बना लो आप। यू में टेक हेल्प, अब पेरेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी ना, हमें थोड़ी ना पता है कि कौन कौन से लगाए गए थे इंजेक्शन। इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिसीजेस, और ये बहुत ही इसेंशियल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कंपलसरी है कि सारे बच्चों को डिसीजेस से बचाना है। तो नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स, और ये जो वैक्सीन्स हैं, ये जो नेसेसरी है, नीडेड है, ये कहाँ पे, नियर बाय हॉस्पिटल में अवेलेबल होती हैं, हमें मिल जाएंगी वहाँ से। यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी, टीवी पर ऐड भी देखा होगा, आते हैं टीके लगवाएं, टीकाकरण चलता है ना। एंड न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो, पल्स पोलियो प्रोग्राम चलते हैं, है ना, अभियान होते हैं ये, पल्स पोलियो अभियान हिंदी में, इंग्लिश में पल्स पोलियो प्रोग्राम चलते हैं ये। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन, देखो पोलियो का जो मैंने एग्जांपल लिया था ना, वो एक्चुअली एक वैक्सीन है, जो ड्रॉप्स पिलाई जाती है ना, 2 बूंद जिंदगी की। और अगर उनमें वीकेंड माइक्रोब ना डालेंगे ना, वो जो ओरिजिनल वाला होता है ना वही डाल देंगे ना, तो फिर वो 2 बूंद जिंदगी की नहीं, फिर वो कुछ ही और की बन जाएगी। ओके। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. अब क्या था, वर्ल्ड वाइड कैंपेन चली थी, ये कैंपेन किसके अगेंस्ट चली थी, स्मॉल पॉक्स के। तो इससे क्या होता है, इरेडिकेशन, वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में से। इरेडिकेशन मीन्स होता है परमानेंट रिमूवल कर देना किसी भी चीज का, तो स्मॉल पॉक्स का रिमूवल कर दिया गया था वर्ल्ड के मोस्ट पार्ट, बहुत सारी कंट्रीज में, क्योंकि स्मॉल पॉक्स पहले काफ़ी फैला था। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. अब क्या है, बहुत लार्ज स्केल पे वैक्सीन्स बनने लगी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि ह्यूमन को और एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकें अगेंस्ट डिसीजेस। तो ये हमारा वो था क्या, ये हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस किस फील्ड में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहाँ कहाँ यूज किया, फूड में यूज किया हमने, है ना, कहाँ गया फूड, फूड में यूज किया हमने, क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट में यूज किया, और फिर हमने किस में यूज किया, मेडिसिनल यूज में किया, कमर्शियल यूज में हम लोगों ने इसका यूज किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, है ना, मेडिसिनल यूज भी हो गया। एंड नाउ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, इसमें भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं।